जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल शीर्ष ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी अपने घर में बेहतर और उम्दा होंगे। चलिए आज इस क्लास की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और टॉपिक हमने यहाँ पर ले रखा है क्लास 12 फिजिक्स से संधारित्र किसे कहते हैं, सिद्धांत एवं सूत्र का निबंध करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आप सभी के सामने रखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है ना। तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में साथ अधिक से अधिक शेयर के साथ चैनल को लाइक जरूर करें। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं यहाँ पर संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र जिसको हम इंग्लिश में कैपेसिटर यहाँ पर बताते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है दो बराबर परंतु विपरीत आवेश वाले एक दूसरे के निकट स्थित चालकों का यह एक युग्म होता है, जिससे एक चालक की धारिता में बिना उनका आकार बढ़ाए वृद्धि की जाती है। तो उसे हम यहाँ पर क्या बताएंगे, संधारित्र यहाँ पर बताएंगे। ठीक है ना। तो आपको ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ से लिया है इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। किसी चालक की जो धारिता होती है दोस्तों, वह जो है उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को यहाँ पर ये बताता है। किसको बताएगा, उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बताता है किसी भी चालकता की धारिता की हम बात करते हैं तो। ठीक है ना। चालकों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ये क्या होता है, ये जो है आवेश ये समानुपाती होता है तथा उनके मध्य जो विभव हमको नजर आएगा उस विभव की ये मतलब आवेश की क्या भी होता है, ये विभव भी आवेश के समानुपाती होता है। तो उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से इस फॉर्म में लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बताना है क्यू प्रपोजनल भी होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रपोजनल लगा हुआ है तो प्रपोजनल यहाँ से हमको हटाने के लिए यहाँ पर हमको इक्वल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इक्वल के फॉर्म हमको यहाँ पर एक नया यहाँ पर मिलेगा स्टेप। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, क्यू इक्वल सी भी लिखेंगे। और सी क्या होता है, तो यही जो है हमारा धारिता की कैपेसिटी यहाँ पर ये दर्शाता है। क्योंकि हमको यहाँ पर कैपेसिटी निकालना है, इस नाम से हम कैपेसिटी के लिए यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक नया यहाँ पर फॉर्म क्रिएट होगा, सी इक्वल क्यू अपॉन भी हमको यहाँ पर मिलेगा। कन्फर्म यहाँ तक देखिएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ भी दो बिंदु के मध्य विभवांतर है और सी को यहाँ पर हम संधारित्र की धारिता यहाँ पर बताएंगे। ठीक है ना। संधारित्र की धारिता क्यू मतलब आवेश या उसके विभव पर निर्भर नहीं करता। ये तो निर्भर किस पर करता है, तो ये निर्भर करता है दोस्तों चालक की जो आकार होता है, जो आकृति होता है, उनके मध्य की दूरी पर, साथ ही साथ उनके मध्य रखे हुए जो परावैद्युत माध्यम होता है जिस पर ये डिपेंड करता है, उसी पर क्या होता है, ये निर्भर करता है। ठीक। तो आपको यहाँ पर ये बातें ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि संधारित्र का मात्रा क्या है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि एसआई पद्धति में संधारित्र का मात्रा क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि संधारित्र का मात्रा यहाँ पर कूलाम प्रति वोल्ट होता है। यदि कूलाम प्रति वोल्ट ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में एक और दिया रहेगा जिसको हम यहाँ पर फैराडे बताते हैं। ठीक, फैराडे दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर कूलाम प्रति वोल्ट नहीं मानना है। यदि कूलाम प्रति वोल्ट नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर फैराडे लगाना होगा। कन्फर्म यहाँ तक। बढ़ते हैं यहाँ से हम आगे, देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम संधारित्र का संयोजन। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि संधारित्र का संयोजन यहाँ पर हम निम्नलिखित दो बिंदु को लेकर के साथ में चलेंगे। यहाँ पर यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो एक होता है यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, दूसरा होता है हमारा यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन के विषय में यहाँ पर समझते हैं, देन हम समांतर क्रम संयोजन की ओर फिर बढ़ेंगे। ठीक है। देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तो आपको बताना है कि इस स्थिति में संधारित्र की जो ऋणात्मक पट्टिका होती है, ठीक है ना, जो एक संधारित्र की जो पट्टिका होती है वो दूसरे संधारित्र की धनात्मक पट्टिका से जुड़ा होता है। तो हमने आपको यहाँ पर अच्छे से कंफर्म करा दिया है बिल्कुल डिटेल के साथ में कि जो संधारित्र होता है, एक संधारित्र की जो ऋणात्मक पट्टिका होती है वह जो है दूसरे संधारित्र की धनात्मक पट्टिका से जुड़ा होता है। ठीक है ना। तथा C1 संधारित्र की पट्टिका को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। साथ ही साथ जो C3 हमारा संधारित्र होता है उसको -Q1 आवेश यहाँ पर दिया जाता है, जिसको आगे मैं आपको आने वाली स्लाइड में जो फिगर आएगा, जो यहाँ पर चित्र आएगा, उसके साथ मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। तो आपको फिलहाल यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, इस स्थिति में क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस स्थिति में प्रत्येक संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं पर जो है आवेश जो बिल्कुल समान बना रहता है। तो इसको हमको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है कि उन संधारित्र की धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 के रूप में हमको दिखाई देगा। साथ साथ उनके मध्य जो विभव रहेगा, जो विभवांतर रहेगा, उसको हमको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है V1, V2, V3। मतलब C1 के लिए हम यहाँ पर V1 बताएंगे, C2 के लिए हम यहाँ पर V2 बताएंगे और C3 के लिए हमको यहाँ पर V3 दर्शाना होगा। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर C1, C2 और C3 की कुल धारिता कितना है तो आप यहाँ पर C बताएंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा कि V1 और V2 की कुल धारिता कितना है तो आप यहाँ पर V को यहाँ पर दर्शाएंगे।
ठीक है ना, इतना तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो देखिए ये फिगर हो गया। तो फिगर के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है श्रेणी क्रम संयोजन में कि इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है एक संधारित्र की जो ऋणात्मक पट्टिका होती है ये दूसरे संधारित्र की धनात्मक पट्टिका से जुड़ा होता है। तो आपने यहाँ पर फिगर में अच्छे से देखा है कि इसमें एक संधारित्र की ऋणात्मक पट्टिका दूसरे संधारित्र की धनात्मक पट्टिका से ये जुड़ा होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक संधारित्र की धनात्मक पट्टिका दूसरे संधारित्र की ऋणात्मक पट्टिका से, इसमें भी वही है धनात्मक ऋणात्मक, इसमें भी वही है धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो हमने आपको अच्छे से यहाँ पर कंफर्म करा ही दिया है कि इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। तो एक संधारित्र की धनात्मक पट्टिका दूसरे संधारित्र की ऋणात्मक पट्टिका से जुड़ा होता है। फिर वही बढ़ना हमको, इसमें भी एक संधारित्र की ऋणात्मक पट्टिका धनात्मक पट्टिका ऋणात्मक पट्टिका से, फिर धनात्मक पट्टिका ऋणात्मक पट्टिका से, फिर धनात्मक पट्टिका ऋणात्मक पट्टिका से जुड़ा होता है। या फिर आप यहाँ पर ये बताएंगे कि इसमें एक संधारित्र की ऋणात्मक पट्टिका धनात्मक पट्टिका से, फिर ऋणात्मक पट्टिका धनात्मक पट्टिका से जुड़ा होता है स्टेप बाय स्टेप। कन्फर्म यहाँ तक। विभवांतर में आपको बताना है यहाँ पर C1 के लिए इसका विभवांतर V1 होगा, C2 के लिए इसका विभवांतर V3 होगा, C3 के लिए इसका विभवांतर V3 हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए उसी को हमको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर विभवांतर के लिए हमको यहाँ पर लिखना है Q/C करके। तो हमने यहाँ पर आपको बताया है कि ये जो विभवांतर है कुल का मतलब टोटल जो है V1 V2 और V3 का टोटल हमको विभवांतर कितना मिला है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर V मिला है। तो उसी के लिए उसी के दृष्टिकोण से हमको यहाँ पर एक नया फॉर्म क्रिएट करना है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लिखना है V1 = Q/C1। उसी प्रकार V2 = Q/ यहाँ पे आप यहाँ पर लिख लेंगे C2 का लेंगे, ठीक है ना, Q/C2। उसी प्रकार V3 = Q/C3 आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है ना। कुल विभव सभी विभव के योग ये समान होता है। तो मैंने आपको बताया इसके बारे में भी कि हमारा जो कुल विभव तैयार हुआ है ये जो है सभी योग ये क्या होता है, ये समान ही होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि V बराबर क्या होता है। तो V1 बराबर हमारा Q/C होता है, ठीक है ना। V1 बराबर क्या होता है, तो V1 बराबर Q/C1 होता है। V2 बराबर क्या होता है, तो V2 बराबर हमारा Q/C2 होता है। V3 बराबर क्या होता है, तो V3 बराबर हमारा Q/C3 होता है। तो उसी का वैल्यू हमने इन सारे यहाँ पर जो है उसी के रूप में यहाँ पर हमने कवर किए हैं, उसको वैल्यू को यहाँ पर पुट किए हैं। कन्फर्म यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अब देखिएगा, चूंकि यहाँ पर क्या है हमारा जो है जितने भी यहाँ पास आवेश हैं, जितने भी यहाँ पास आवेश हैं ये क्या भी सभी यहाँ पर समान है। ये हमारा समान है यहाँ पास Q, ये हमारा समान है Q, ये भी हमारा समान है, ये भी हमारा समान, ये सभी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने पर हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, C1 बचेगा, सॉरी C बचेगा, C1 बचेगा, C2 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर C3 बचेगा। तो इसको हमें यहाँ पास एक नए फॉर्म के रूप में लिखना है, क्योंकि ये फॉर्म हमको यहाँ पास अपान के रूप में लिखना है। इस नाम से यहाँ पर हम अंश में सभी को यहाँ पास 1/C, 1/C1, 1/C2 और 1/C3 के फॉर्म में हमको यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे यहाँ से। अतः हम यहाँ पर बता सकते हैं कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता सबसे छोटे संधारित्र से भी क्या होता है, ये कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर n संधारित्र के लिए यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पास हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना होगा। तो यही क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए यहाँ पास एक व्यंजक हमारा तैयार होता है यहाँ पर, किसके लिए, n संधारित्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा सारी चीज़ों के साथ में। अब बात करते हैं यहाँ पर हम समांतर क्रम संयोजन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में यहाँ पर क्या होता है, तो इस स्थिति में आपको बताना है कि सभी संधारित्र की एक पट्टिका एक साथ, जबकि दूसरी पट्टिका जो होती है एक साथ यहाँ पर जोड़ी जाती है। तो उसको भी मैं आपको आने वाली स्लाइड में फिगर के माध्यम से यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से जो होता है एक पट्टिका एक बिंदु के साथ में जुड़ी जाती है, सॉरी मतलब जो पट्टिका होती है किस बिंदु पर जुड़ा होता है तथा दूसरी पट्टिका जो है किस बिंदु पर यहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक। उसको मैं आपको यहाँ पर फिगर के साथ में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो फिलहाल आपको ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखना होता है। देखिएगा, उस स्थिति में पट्टिकाओं पर विभव एक समान, परंतु जो आवेश होता है ये अलग अलग होता है। क्या होता है, ये अलग अलग। विभव कैसा रहेगा, समान, आवेश कैसा रहेगा, अलग। विभव कैसा रहेगा, समान, और आवेश कैसा रहेगा, अलग अलग आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर कि तीन संधारित्र जिनकी धारिता हमने यहाँ पर जो है C1, C2 और C3 की फॉर्म में भी लिखा था थोड़ी देर पहले, तो उनकी पट्टिकाओं पर जो है +Q तथा यहाँ पर जो है -Q1 आवेश वहाँ पर दिया जाता है, जिसके कारण पट्टिकाओं पर जो विभव रहेगा, ठीक है ना,
विभव कैसा रहेगा, विभव तो समान रहेगा, परंतु वहां पर जो है आवेश कैसा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, अलग अलग वहां पर हमको नजर आएगा। तो चलिए यहाँ से हम इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। अब देखिएगा, हमने आपको यहाँ पर बताया है कि जो हमारा पहली प्लेट है, पहली प्लेट, ये वाला हमारा क्या है, एक पहली प्लेट यहाँ पर तैयार हुई है। तो पहली प्लेट जो है ये जो है इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिया, ये बिंदु ये हो गया, ये हमारा बिंदु बी हो गया। तो इस पर हमने जो है प्लस क्यू आवेश यहाँ पर दे रखा है। अब प्लस क्यू वन आवेश यदि हमने यहाँ पर दिया है, तो ये आवेश जो है प्लस क्यू आवेश, ये जो है तीनों यहाँ पर जो प्लेटों में इस प्रकार से ये बट रहा है। तो एक हो गया हमारा Q1 आवेश, दूसरा हो गया हमारा Q2 आवेश, तीसरा हो गया हमारा Q3 आवेश। उसी प्रकार यदि हम दूसरे प्लेट की यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो प्लेट होता है इसको क्या है, भूमिगत किया जाता है, पृथ्वीकृत किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्लेट होता है इसमें सभी जो है ऋणात्मक आवेश आपको यहाँ पर लेकर चलना होगा, ठीक है ना। C1, C2 और C3 प्लेट की हम यहाँ पर बात करें तो ठीक है, यदि इनकी तुल्यधारता C हो तो देखिए, अब यदि हमने यहाँ पर तुल्यधारता C लिया तो क्या होगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ से समझना होगा। देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लिखना है Q का क्या हो गया C1, फिर देखिए वहाँ पर उसके बाद दूसरा बढ़ते हैं यहाँ से Q1 बराबर C1 V1, ठीक है ना। आप यहाँ से लिखेंगे आप यहाँ पर ना C1 V करके। Q2 के बढ़ते हैं, तो Q2 के फॉर्म आपको लिखना है C2V, ठीक। Q3 के फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस प्रकार से Q3, यहाँ पर आपको लिखना है C3V ऐसा करके, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको क्या करना होगा, तो इसमें आपको समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हमारा जो V है ना, ये क्या है, कॉमन निकलेगा। क्या निकल जाएगा यहाँ पर, ये कॉमन इस प्रकार से निकलेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इस प्रकार से कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर हमारा जो है V है और V यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो बच गया हमारा एक C इधर बचा हुआ है, बाकी यहाँ पर C1, C2 और C3 बचा हुआ है। तो उसी को हमने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, लिख दिए यहाँ पर कि C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ पर होगा, ठीक है। और यही क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन के लिए एक व्यंजक यहाँ पर तैयार यहाँ पर होता है। तो उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास हमारी ओर से बेहतर और उम्दा लगा होगा। यदि क्लास आप सभी को अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल बेहतर तरीके से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई बेहतरीन क्लास को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।